जितने लोग आज महाराष्ट्र सीपीआईएम के फेसबुक पेज पर इस लाइव प्रोग्राम को सुनने के लिए आए हैं, मैं सुभाषिनी अली आपका स्वागत करती हूँ और मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मैं सीपीआईएम महाराष्ट्र की बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आमंत्रित किया है और मुझे ये मौका दिया है। मैं इस मुद्दे को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानती हूँ? आज हम अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी और उसके संचालन करने वाली जो आरएसएस है, जिसके बारे में हम लोग बहुत स्पष्ट तरीके से जानते हैं कि आरएसएस वो संगठन है जिसने 1950 में ही ये घोषणा कर दी थी कि वो हमारे देश के संविधान को, जिसके निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर थे, उसको नहीं मानते और वो इस देश के अंदर मनुस्मृति को ही एक न्याय स्मृति के रूप में, एक न्याय शास्त्र के रूप में लागू करना चाहते हैं। और उन्होंने जो सावरकर द्वारा जो हिंदुत्व का सिद्धांत था, उसको अपने उद्देश्य के रूप में माना। इसका मतलब है कि वो हमारे इस देश में जो व्यवस्था चाहते हैं वो हिंदुत्ववादी व्यवस्था चाहते हैं और जिस तरह का कायदा कानून चाहते हैं वो मनुस्मृति पर आधारित कायदा कानून चाहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? हिंदुत्ववादी का मतलब है कि सावरकर का जो सिद्धांत था वो ये था कि इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे वो ईसाई हों, चाहे सरदार हों, चाहे वो मुसलमान हों, वो बराबर के नागरिक कभी बन ही नहीं सकते हैं। उनको बराबर की नागरिकता नहीं मिल सकती है क्योंकि उनकी जो पुण्य भूमि है वो इस देश के बाहर है। उनकी जन्मभूमि भारत में हो सकती है लेकिन उनकी पुण्य भूमि भारत के बाहर है, इसलिए वो बराबर के नागरिक नहीं हो सकते हैं। ये उनके हिंदुत्ववादी समाज का एक तरह से आधारभूत सिद्धांत था, जिसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मान करके अपने उद्देश्य के रूप में आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम मनुस्मृति के बारे में समझें तो मनुस्मृति निश्चित रूप से पूरी तरह से असमानता पर आधारित एक न्याय शास्त्र है। उसके हिसाब से जन्म पर आधारित असमानता से कभी छुटकारा किसी को मिल ही नहीं सकता है। इसलिए जन्म पर आधारित असमानता और इसके साथ साथ लिंग के आधार पर असमानता, मतलब महिला और पुरुष के बीच की असमानता, और फिर आर्थिक असमानता, मतलब जो कामकाजी वर्ग हैं और उनके जो मालिक हैं उनके बीच की असमानता, इन तमाम असमानताओं को अपने अंदर समायोजित करने वाला न्याय शास्त्र है मनुस्मृति। और उसके अंदर एक तरफ तो असमानता है, असमानता को सही और नैतिक ठहराया गया है। असमानता से कभी छुटकारा मिल नहीं सकता क्योंकि वो जन्म पर आधारित है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है जिसको हम लोग अक्सर भुला देते हैं, वो ये है कि मनुस्मृति के हिसाब से जो न्याय प्रक्रिया है वो भी अलग लोगों के लिए अलग तरह से पेश आती है। मतलब किसने अपराध किया और किसके साथ अपराध किया, इस पर आधारित है कि अपराधी को क्या दंड दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई तथाकथित ऊंची जात का व्यक्ति किसी तथाकथित नीच जात के व्यक्ति के साथ अपराध करता है, हिंसा करता है या हत्या उसकी करता है, तो उसको जो दंड दिया जाएगा वो बहुत मामूली होगा। मतलब प्रायश्चित का दंड दिया जाएगा कि इतने ब्राह्मणों को खिला दो या कोई दूसरा प्रायश्चित करो और तुम्हारा अपराध माफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई तथाकथित नीच जात का व्यक्ति या दलित जात का व्यक्ति किसी तथाकथित उच्च जात के व्यक्ति के साथ अपराध करेगा, हिंसा करेगा, तो फिर उसको तो मृत्युदंड ही दिया जाएगा, उसको बहुत बुरी तरह से मारा जाएगा।
और इसी तरह से अगर आप महिलाओं के बारे में सोचें तो अगर कोई उच्च जाति की तथाकथित उच्च जाति की महिला किसी तथाकथित नीचे जात के पुरुष के साथ कोई संबंध स्थापित करती है या प्रेम करती है या उसके साथ रहने लगती है तो उसके लिए भी मृत्यु दंड ही दिया जाता है या उसको बहुत बुरी तरह से यंत्रणा दी जा सकती हैं और मतलब हर तरह से उसका मतलब शारीरिक उत्पीड़न किया जा सकता है अगर वो ऐसा करती है। लेकिन अगर एक तथाकथित नीच जात की महिला के साथ किसी उच्च जात के पुरुष का संबंध स्थापित होता है तो फिर किसी तरह का अपराध नहीं माना जाएगा। तो मतलब मनुस्मृति और उसके अंदर जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इस तरह की है कि न्याय के सामने बराबरी नहीं है। आपकी जात क्या है उसके हिसाब से आपको दंडित किया जाएगा, किसके साथ आपने अपराध किया है उसके आधार पर आपको दंडित किया जाएगा और महिला को भी किस तरह का उसने अपराध किया है, किस जात के व्यक्ति के साथ उसने संबंध स्थापित किया है उसके हिसाब से उसको दंडित किया जाएगा। तो ये बातें समझने के बाद हम मतलब इसकी कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी व्यवस्था हमारे देश के अंदर आरएसएस द्वारा संचालित भाजपा और उसकी सरकारें लागू करना चाहते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, आज के ज़माने में ऐसा कैसे होगा, संविधान को कैसे हटा देंगे, इस तरह की न्याय प्रक्रिया को कैसे लागू कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसा होना शुरू हो गया है और सबसे आगे बढ़ कर के अगर मनुवाद के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है, अगर हिंदुत्ववादी समाज व्यवस्था की रचना की ओर बढ़ने का काम किया जा रहा है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में हो रहा है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज, और इस बात को आप गंभीरता से लीजिए, बहुत बड़े पैमाने पर आरएसएस से और भारतीय जनता पार्टी के भीतर से आवाज़ें आ रही हैं कि मोदी के बाद तो प्रधानमंत्री के पद के लिए उनका जो कैंडिडेट है, उनके जो प्रत्याशी हैं वो योगी आदित्यनाथ ही होने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश उनकी प्रयोगशाला है और जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है इसी आधार पर अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे देश में काम करने की शुरुआत हो जाएगी। तो इसलिए पूरे देश के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उत्तर प्रदेश में योगी के शासनकाल में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम समझें कि योगी आदित्यनाथ कौन हैं और उनके चरित्र की क्या विशेषताएं हैं। तो योगी आदित्यनाथ एक गोरखपुर में एक गोरखनाथ का मंदिर है, उसके वो मठाधीश हैं। वो उत्तराखंड के रहने वाले थे। उन्होंने जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें उन्होंने भाग लिया और 1992 में वो अयोध्या गए और वहाँ पर वो जो गोरखनाथ के मठ के साथ संबंधित जो मठाधीश थे, अवैधनाथ, जिनके पहले एक दिग्विजयनाथ थे, और हम आपको याद दिला दें कि दिग्विजयनाथ के समय पे ही उस बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियों को रखा गया था और दिग्विजयनाथ के बारे में कहा जाता है कि प्रेरणा स्रोत इस काम के वही थे। तो ये एक इतिहास है जिसके साथ आदित्यनाथ भी जुड़े हुए हैं, ये याद रखना ज़रूरी है। तो उसके बाद वो गोरखपुर आ गए और उन्होंने अवैधनाथ के साथ मिलकर के काम शुरू किया और अवैधनाथ जब मरने लगे तो उन्होंने आदित्यनाथ को अपने वारिस या अपने बाद मठाधीश बनने के लिए फैसला सबके सामने सुना दिया और वो वहाँ के मठाधीश बन गए। वो उस समय हिंदू महासभा से इलेक्शन लड़ते थे और 5 बार वो एमपी बने, लोकसभा के सदस्य बने
और उसके बाद 2017 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन गए। अब उन्होंने कई बातों की घोषणाएं लगातार सार्वजनिक जीवन के आने के बाद की हैं, जो कि एक मतलब चुने हुए जनप्रतिनिधि को शायद शोभा नहीं देती हैं, लेकिन उन्होंने इन बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से कही, जो उनकी मनुवादी सोच को निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं। वो हमेशा ये कहते थे, मतलब मुसलमानों के खिलाफ हमेशा भाषण देते थे, तीव्र अंदाज में भाषण देते थे, और उन्होंने पूर्वांचल में एक हिंदू युवा वाहिनी को गठित किया और उसका प्रमुख उद्देश्य था मतलब वो कहते थे हम हिंदुओं की सुरक्षा करने का काम करते हैं, लेकिन दरअसल उनका काम था मतलब मुसलमानों के ऊपर हमला करना और हर एक घटना को एक सांप्रदायिक रूप देना। तो इस संगठन का उन्होंने निर्माण किया और वो खुलेआम कहते थे कि अगर कोई एक मुसलमान किसी एक हिंदू पर हमला करता है तो 10 मुसलमानों से बदला लिया जाएगा। अगर कोई एक हिंदू लड़की किसी मुसलमान के साथ मतलब शादी करती है या संबंध करती है, और वो तो यही कहते थे कि मुसलमान उनका अपहरण करके उनको ले जाते हैं, तो फिर 100 मुसलमान लड़कियों के साथ, औरतों के साथ हिंदुओं को ऐसा करना चाहिए। उनके मंच से एक बार ये भाषण दिया गया, वो बैठे सुन रहे थे कि अगर मतलब कोई मुसलमान औरत मर गई है तो उसके साथ भी बलात्कार करना उचित है। मतलब इस तरह का भाषण उनके सामने उनके ही मंच से दिया गया। तो ये उनकी विचारधारा है जो कभी भी छिपी नहीं, बहुत ही सांप्रदायिक और हमलावर विचारधारा। और इस विचारधारा के बारे में स्पष्ट रूप से बात करते हुए भी उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया और मार्च के महीने में 2017 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभालते ही अपने मनोवादी और हिंदुत्ववादी उद्देश्य की ओर बहुत तेज़ी के साथ कदम बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना भी इंतज़ार नहीं किया। अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर वो तुरंत आगे बढ़ने लगे और मतलब उनके शासनकाल के पहले ही हफ्ते में, पहले ही मतलब पखवाड़े में क्या क्या घटनाएं घटी। मतलब एक हिंदू और मुस्लिम दोस्त थे, लड़का लड़की, हिंदू लड़की थी, उनको मेरठ के अंदर हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने, दोनों बालिग भी थे, उनको बाहर घसीट करके बुरी तरह से मारा पीटा, उनको बुरी तरह से अपमानित किया। एक मुस्लिम पुरुष की हत्या कर दी गई क्योंकि उसके शहर में, मतलब वो उस मामले में किसी तरह से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन उसके ज़िले में एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू लड़की ने भाग करके विवाह किया तो एक मुसलमान को दंडित करके मार डाला गया। ये 2-3 घटनाएं उनके शासनकाल के शुरू होते ही फौरन ये घटनाएं घटी। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही जो उन्होंने कहा कि जो गैर कानूनी बूचड़खाने हैं, तो अब ये लगता है कि अगर वो गैर कानूनी है तो फिर उनको बंद होना चाहिए, लेकिन वो सारे ही बूचड़खाने करीब करीब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी न किसी कारण से गैर कानूनी साबित किए जा रहे थे। और इसमें जो बात समझने की है कि बूचड़खानों का रख रखाव उनकी जिम्मेदारी सरकार की है, ये निजी बूचड़खाने नहीं है, ये सरकारी बूचड़खाने हैं। तो अगर उनमें कोई कमी है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उनको गैर कानूनी होने के नाम पर उनको तुरंत बंद कर दिया गया। और इसमें एक तरफ तो वो जो तमाम हज़ारों लोग मतलब गोश्त के धंधे के साथ जुड़े हुए थे,
और कहा जाता था कि ये तो सब मुसलमान हैं और इसलिए मतलब जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है उसके चलते बहुत ज़्यादा लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन इसके पीछे जो सच्चाई है जिसके बारे में लोग कम सोचते हैं कि लाखों लाख दलितों का भी की जीविका भी इस गोश्त के धंधे के साथ जुड़ी हुई है। जो गोश्त काटने का काम करते हैं, जो खाल उतारने का काम करते हैं, जो छोटी छोटी दुकानों में बेचते हैं वगैरह वगैरह, वो तो सब के सब दलित समुदाय के हैं। जो तमाम हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं जो मतलब पशु व्यापार से ही एक तरह से ज़िंदा रहने का काम करते हैं, उनके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा। टैनरियों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। टैनरी के मालिक मुसलमान हो सकते हैं लेकिन टैनरियों में काम करने वाले जो मज़दूर हैं वो ज़्यादातर, और ये कम संख्या में नहीं है, ये 4-5 लाख की संख्या में है, ये दलित वर्ग के हैं। इन सबकी जीविका एक दिन में बिल्कुल समाप्त कर दी गई और आज तक उन बूचड़खानों को फिर से चालू करने का काम नहीं किया गया है। तो ये जो मैं आपसे बात कह रही हूँ कि उनकी सरकार ने आते ही जो एक काम किया बूचड़खानों को बंद करने का, इससे लाखों लाख मुसलमान एक तरफ और दलित दूसरी तरफ, उनकी जीविका पूरी तरह से समाप्त हो गई। और जो प्रदेश के किसान हैं बहुत बड़े पैमाने पर उनका भी नुकसान हुआ। लेकिन क्योंकि इसको धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़ा गया, गाय की बात के साथ जोड़ा गया, इसलिए उस तरह का विरोध उस समय नहीं हुआ जो कि वैसे निश्चित रूप से होता। और आज तक ये हालत है कि गोश्त का जो धंधा है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। जो पशुओं के व्यापार की तमाम बाज़ारें लगती थीं हर एक ज़िले में, वो आज भी बंद हैं और लोगों के अंदर इतना डर पैदा हो गया है कि पशु का व्यापार एक तरह से बंद ही हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन इसकी दूसरी तरफ जो बात है जो हमें याद रखनी चाहिए कि जो बड़े बड़े निर्यात करने वाले एक्सपोर्ट हाउसेस हैं, यानी गोश्त के जो निर्यात करने वाले एक्सपोर्ट हाउसेस हैं, जिनके मालिक हिंदू भी हैं और बड़े बड़े मुसलमान मतलब पूंजीपति हैं और हिंदू पूंजीपति हैं, और अब तो और भी बड़े लोग इसमें आ गए हैं, उनका काम चल रहा है, उनका काम नहीं रोका गया है। तो इसमें उनका वर्गीय दृष्टिकोण भी स्पष्ट होकर के सामने आता है कि जो बड़े पूंजीपति हैं उनका गोश्त का धंधा तो बिल्कुल सुरक्षित चल रहा है, लेकिन जो तमाम छोटे लोग गोश्त के व्यापार के साथ या खाल के व्यापार के साथ जुड़े हुए थे या पशु के व्यापार के साथ जुड़े हुए थे, उनकी जीविका पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। इसके बाद अगर हम देखें, मैं पहले 6 महीनों की ही बात कर रही हूँ, यानी उनके मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर क्या क्या हुआ। तो आप को याद रखना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री बने मार्च के महीने में और मई के महीने में शब्बीरपुर की घटना घटी। अब बहुत से लोगों को याद नहीं है, लेकिन आज जो चंद्रशेखर आज़ाद एक पूरे देश में एक बड़े दलित समुदाय के नेता के रूप में उभर करके आए हैं, तो वो भी इस शब्बीरपुर की घटना के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि उस घटना में कई चीज़ें सामने आई जो एक तरह से योगी के शासनकाल के मतलब जिसको कहना है पहचान चिन्ह बन गए हैं। मतलब दलितों पर अत्याचार, ठाकरों की दादागिरी, और इसके साथ साथ जिनके साथ अत्याचार हुआ, जो पीड़ित पक्ष है, उनके खिलाफ पूरी न्याय प्रक्रिया का बिल्कुल मतलब सामने आना, और जिन्होंने अपराध किया, जिन्होंने हिंसा की, उनके साथ बहुत नर्म व्यवहार शासन और प्रशासन की तरफ से। तो ये जो चिन्हित करने वाले चिन्ह हैं योगी सरकार के शासनकाल के, जो निश्चित रूप से मनुवादी सोच से प्रेरित हैं, वो शब्बीरपुर के कांड में दिखाई देते हैं कि 5 मई को शब्बीरपुर के अंदर जो ठाकुर वर्ग के लोग थे, उन्होंने तमाम गांव के ठाकुरों को इकट्ठा किया। पुलिस को मालूम था,
कुछ पुलिस वाले वहाँ पर थे और भी पुलिस आई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं रोका और ठाकुरों ने हाथ में नंगी तलवारें लेकर के दलितों के खिलाफ खूब नारे लगाए। और जो दलितों ने एक स्थान बनाया था जहाँ वो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापित करना चाहते थे, 14 अप्रैल निकल चुकी थी, वो चाहते थे कि 14 अप्रैल को वो स्थापित करें, लेकिन प्रशासन ने कहा था नहीं, तनाव का माहौल है, अभी मत करिए। तो दलितों ने नहीं किया, लेकिन ठाकुरों ने उस स्थान को तोड़ दिया, उसका फाटक भी तोड़ दिया। और उसके बाद वो नंगा नाच हुआ उस गांव के अंदर, दलितों के घर जलाए गए, दलितों की महिलाओं को बुरी तरह से उनके साथ मारपीट हुई और हर तरह से उनको मतलब अपनी हिंसा का शिकार ठाकुरों ने बनाया पुलिस के सामने। और पुलिस ने बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया, पुलिस ने बिल्कुल उनको रोकने का काम नहीं किया। और उसके बाद 5 दलितों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया और बड़े पैमाने पर अन्य दलितों को भी गिरफ्तार किया गया और बहुत हल्की दफ़ाओं में ठाकुरों की भी गिरफ्तारी हुई। लेकिन नुकसान दलितों का, घर जला दलितों का, महिलाओं की पिटाई हुई दलितों की, हाथ पैर तोड़े गए दलितों के। एक ठाकुर लड़का मारा गया, लेकिन किसी को नहीं पता कि किसने उसको मारा। पुलिस भी कहती है हमें नहीं पता कि किसने उसको मारा, लेकिन 5 दलितों को हत्या के आरोप में बंद कर दिया गया और कईयों के ऊपर बहुत संगीन दफ़ाएं लगा करके उनको भी बंद कर दिया गया। लेकिन ठाकुरों के साथ बहुत ही नरमी का व्यवहार हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं मनुस्मृति की जो न्याय प्रक्रिया है उसकी तस्वीर हम देखते हैं कि अपराधी की जात क्या है उसके हिसाब से उसका दंड भी तय किया जाएगा। जो दलित है उनका अपराध कम है, लेकिन उन्होंने ठाकुरों के खिलाफ, जैसा कि कहा जाता है, मतलब अपने बचाव में कुछ मारपीट की या कुछ भी किया, हालांकि कोई भी चोटें किसी को नहीं आई, तो उनके ऊपर बहुत संगीन दफ़ाएं लगी। और ठाकुर जिन्होंने घर जलाने का, मारपीट करने का, औरतों के ऊपर हमला करने का काम किया, उनके ऊपर बहुत मतलब नरमी के साथ प्रशासन पेश आया। और इसी के खिलाफ अगले महीने यानी जून के महीने में एक बड़ी रैली इसके खिलाफ दलितों की तरफ से हुई और उसको पुलिस ने रोका। उसमें भी पुलिस ने उनके ऊपर हमला किया और चंद्रशेखर जो शब्बीरपुर में भी मौजूद नहीं था, जो सहारनपुर में जो बड़ी रैली हुई उसमें भी मौजूद नहीं था, लेकिन जिसने उस पूरे इलाके में दलित चेतना को मतलब बढ़ावा देने के लिए काम किया था, अभियान चलाया था और बच्चों को, दलित बच्चों को गांव के अंदर पढ़ाने का काम अपने कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किया था, भीम आर्मी अपने संगठन के माध्यम से, उस चंद्रशेखर को एनएसए लगा करके बंद किया गया, उसकी गिरफ्तारी की गई। तो ये आप समझ लीजिए कि योगी सरकार के आने के 2 महीने के अंदर उनका एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आया। हम लोग कहते हैं दलित विरोधी या हम लोग कहते हैं अन्यायपूर्ण, लेकिन दरअसल ये मनुवाद की तरफ बढ़ने का, मनुवादी दृष्टिकोण के आधार पर काम करने का एजेंडा है, हिंदुत्ववादी समाज की संरचना करने का एजेंडा है। और इस बात को हमें याद रखना चाहिए जब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से वो तमाम समाज के तबकों के साथ पेश आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनुवाद एक असमानता पर आधारित एक न्याय शास्त्र है और इसमें निशाने पर महिलाएं रहती हैं, दलित रहते हैं, जो ओबीसीज हैं वो होते हैं, जो कामकाजी वर्ग होते हैं, वो सब के सब सबसे ज़्यादा असमान है और उन्हीं के लिए न्याय प्राप्त करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है या एक तरह से असंभव है। और जो ऊंची जात के लोग हैं वो मतलब एक तरह से न्याय प्रक्रिया के बाहर कर दिए गए हैं कि वो कुछ भी करें, लेकिन उनके साथ बहुत नरमी से पेश
आएगी न्याय प्रक्रिया और उनको बहुत कम दंडित किया जाएगा। इस बात को आप याद रखिए और उस रोशनी में, इन बातों की रोशनी में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। एक तरफ तो निश्चित रूप से जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुत्ववादी सिद्धांत ये कहता है कि अल्पसंख्यक इस देश के समान नागरिक नहीं हो सकते हैं। तो दो कारणों से अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहें जहां पर भाजपा का शासन है और केंद्र सरकार के माध्यम से अल्पसंख्यकों पर ज़बरदस्त हमला होता है। और वो दो कारण क्या है? पहली बात तो ये है कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करके, एक हिंदू पहचान को मजबूत करके, एक तरह से जो पूरे समाज के ऊपर अन्यायपूर्ण नीतियों को लागू किया जा रहा है, उनके प्रति लोगों का विरोध बहुत मंद कर दिया जाता है, बहुत कम कर दिया जाता है, बहुत घटा दिया जाता है। मतलब जब ये हिंदू पहचान बहुसंख्यक वर्ग के एक बड़े हिस्से के ऊपर एकदम से तारी हो जाती है या उनको स्वीकार हो जाता है ये हिंदू पहचान, तो वो फिर सरकार की उस तरह से आलोचना नहीं करते हैं या सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध उस हद तक नहीं करते हैं जितना वो वैसे करते थे या दूसरी परिस्थितियों में करते अगर ये ध्रुवीकरण समाज के अंदर न होता। तो मतलब इस ध्रुवीकरण का असर निश्चित रूप से मुसलमानों को भुगतना पड़ता है, उनके ऊपर तो दुष्परिणाम पड़ता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम पूरे समाज को भी भुगतना पड़ता है। ये बात हमें देखना होगा और इस बात को मैं इस बातचीत के दौरान साबित करने की कोशिश करूँगी। तो पिछले 3-4 सालों में अलग 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 तथाकथित कारणों, ये असल कारण नहीं है, दलील है, ये झूठी दलीलें हैं कि का सहारा लेकर के अल्पसंख्यकों पर ज़बरदस्त हमला उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। अब क्या क्या दलील है? एक बात जिसको वो कहते हैं कि लव जिहाद, मतलब ये आरोप लगाया जाता है मुसलमानों के ऊपर कि वो साजिश रच करके हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम करते हैं। अब आप देखिए, लगता तो ये है कि ये मुसलमानों पर हमला है, लेकिन क्या ये हिंदुओं पर हमला नहीं है? क्या हिंदू लड़कियां इतनी नासमझ हैं, इतनी बेवकूफ़ हैं कि वो साजिश की ही इतनी आसानी से शिकार हो करके मुसलमान लड़कों के साथ चली जाती हैं? क्या कहीं प्रेम नहीं है? क्या कहीं प्यार नहीं है? और क्या लड़कियों को प्यार करने का, प्रेम संबंध में जाने का अधिकार नहीं है? तो एक तरह से मुसलमानों के ऊपर हमला करके, लव जिहाद के नाम पर उनको दंडित करके, हिंदू लड़कियों का भी या तमाम जो लड़कियां हैं उनके भी अधिकारों पर प्रहार किया जा रहा है। इसको भी हमारे लिए बहुत ये समझने वाली बात है और दूसरों को समझाने वाली बात है, क्योंकि इस तरह से लोग ज़्यादातर इस सवाल को देखते नहीं हैं। तो योगी सरकार के आते ही इस तरह की जो अंतर धार्मिक विवाह या संबंध में लोग भाग जाते थे या कोशिश करते थे कि एक साथ रहें, सुरक्षित रहें, तो इसको लव जिहाद का नाम दे करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक घृणा का माहौल समाज के अंदर पैदा करने की ज़बरदस्त कोशिश फ़ौरन शुरू कर दी गई। दूसरी तरफ जो योगी सरकार ने एक इस्तेमाल किया पुलिस का, मतलब ये कि अपराध को रोकने के नाम पर पुलिस को छूट दे दी गई और ये कहा गया ठोको, जितना मर्जी ठोको, मतलब मारो, गोली मारो, अपराधियों को ख़त्म कर दो, मार डालो। और एकदम से जैसे एक महामारी एनकाउंटर्स की, फेक एनकाउंटर्स की उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली। जितने एनकाउंटर्स पूरे देश में हुए उससे मेरे ख्याल से करीब करीब 10 गुना ज़्यादा एनकाउंटर्स
उत्तर प्रदेश के अंदर 2017, 2018 और 2019 की शुरुआत तक हुए, और सरकार ने बड़ी वाहवाही की और कहा कि हमने अपराध पर बिल्कुल काबू पा लिया है, हमने हमारे प्रदेश में अपराध खत्म हो गया है। और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मतलब सबसे बड़े प्रशासन में अधिकारी, उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल सही हुआ है। तो इससे दो तीन बातें हमको समझनी होंगी। पहली बात तो ये है कि एक तरह से अपराध को ही बढ़ावा दिया गया, क्योंकि इस तरह का एनकाउंटर करना ये अपराध है, ये हिंसा है, ये हत्या है। और अगर कोई सरकार, अगर कोई प्रशासन ये कहता है कि हम हिंसा का तरीका, हम गैर कानूनी अपराध का इस्तेमाल कानून व्यवस्था को काबू में लाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो अपनी असफलता को, नाकामी को पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं और गैर कानूनी तौर तरीकों को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस को एक तरह से हत्यारा बना रहे हैं और पुलिस को ये बता रहे हैं कि तुम हत्या करो, तुम मारो और तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। लेकिन ये बात जो खुल करके नहीं कही गई, जो धीरे से कही गई, वो ये थी, लेकिन मारो कुछ विशेष तरह के लोगों को, मुसलमानों को मारो अपराधी के नाम पर, दलितों को मारो और पिछड़ी जात के लोगों को मारो। और जो अपराधी मारे गए या अपराधी के नाम पर मारे गए, 103 लोगों को मौत के घाट उतारा गया एनकाउंटर के माध्यम से। ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, हमें इसे बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। 103 लोगों को एनकाउंटर के माध्यम से मार डाला गया, और इनमें अगर कोई अपराधी थे तो वो बहुत मामूली दर्जे के अपराधी थे, बहुत छोटे मोटे अपराधी थे, और इसका मैं प्रमाण आपको दूंगी अभी थोड़ी देर के बाद। और इनमें से आधे से ज़्यादा मुसलमान थे और बाकी इसमें पिछड़ी जात के और दलित जात के थे। इनमें एक 8 साल का बच्चा भी था जो फल तोड़ रहा था, उसको भी पुलिस की गोली से मार डाला गया। और आप ये समझिए कि इन 103 लोगों को जो मर गए पुलिस की गोलियों से, और जो कई सैकड़ों लोग घायल किए गए पुलिस की गोली से, किसी को भी किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया। लेकिन एक तिवारी नाम के व्यक्ति का, जो वो भी मतलब कोई अपराधी नहीं था, निर्दोष था, उसको इसी तरह के एक एनकाउंटर में लखनऊ के अंदर पुलिस वालों ने मार दिया और वो मतलब उसकी जान चली गई। उस मामले में आपको मनुवादी न्याय प्रक्रिया की झलक ही नहीं, मतलब एक बहुत बड़ी मिसाल दिखाई देती है कि तिवारी को मारने के बाद उसके परिवार को लाखों लाख रुपए का मुआवजा उत्तर प्रदेश की सरकार से मिला, 25 लाख से ज़्यादा। उनको एक घर भी मिला, और तिवारी की जो विधवा थी उसको सरकारी अधिकारी की नौकरी भी मिली, और जो 2 दोषी पुलिस वाले थे उनको पुलिस से निकाल करके पुलिस की नौकरी से निकाल करके उनको जेल भेज दिया गया। तो ये मैंने कहा, ये न्याय प्रक्रिया, आपकी जात क्या है, आपका जन्म किस जात में हुआ, उससे तय होगा। अगर ऊंची जात का व्यक्ति मारा जाता है तो उसके मारने वालों को एक तरह का दंड दिया जाएगा, और अगर दलितों को, या जिसको ये लोग म्लेच्छ कहते हैं, माइनॉरिटी के लोगों को या पिछड़ी जात के लोगों को मारा जाएगा, तो जो मारा गया उसके परिवार को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और मारने वालों को भी किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। अब इसका नतीजा क्या होता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं, हम लोगों ने देखा कि हैदराबाद में भी, कि हाँ इस तरह से किसी को, अपराधी को मार डालो तो फिर वो अपराध रुक जाएगा,
अपराध फिर नहीं होगा। लेकिन क्या ये बात सही है? उत्तर प्रदेश में ही आप देखिए, सबसे ज़्यादा एनकाउंटर करने वाले और उनके हाथों से जो लोग मरे वो मुसलमान थे। वो थे मुजफ्फरनगर के एसएसपी, उनका नाम है अर्जुन देव। और उनको बहुत कहा गया कि ये बहुत ज़बरदस्त अधिकारी है, इसने अपराध रोकने के लिए बहुत कुछ किया। और वही अधिकारी कानपुर आए एसएसपी बन करके। और आप सब लोगों ने सुना होगा कि कानपुर में एक बहुत बड़ा अपराधी था जिसका नाम था विकास दुबे। और विकास दुबे ही थानों को चलाता था, थानेदार उसको सलाम करते थे, और तमाम जो पुलिस का पूरा महकमा था वो उसी के कहने पर चलता था। तो जो सबसे बड़ा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था एसएसपी बना, जिसके बारे में कहा जाता है कि अपराध रोकने के लिए उसने सब कुछ किया, कानपुर आने के बाद उसने विकास दुबे के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। कहते रहे लोग उससे कि विकास दुबे ये कर रहा है, विकास दुबे वो कर रहा है, लेकिन उसने किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि एनकाउंटर का इस्तेमाल जो हमारे समाज में असमान तबके हैं, माइनॉरिटीज़, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग, उनको आतंकित करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया, लोगों को मारा गया। और जब एक ऊंची जात, एक तिवारी नाम के व्यक्ति को उसी एनकाउंटर की की प्रक्रिया में उसकी मौत हो गई, तो उसके परिवार के साथ बिल्कुल अलग रवैया अपनाया गया, उसके मारने वालों को दंडित किया गया। और जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी है पुलिस का, जब वो कानपुर आया जहाँ सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन बिल्कुल राज कर रहा था, तो उसके खिलाफ एनकाउंटर करने की बात तो छोड़िए, उसने उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं होने दिया, एफआईआर भी दर्ज होने नहीं दी। तो ये आपको बताता है कि मैं नहीं कहती कि पहले ऐसा माफिया के लोगों को सुरक्षा देने का काम नहीं होता था, अन्य सरकारों में भी होता है। लेकिन जिस तरह से हमारे योगी राज में बिल्कुल बेशरम तरीके से न्याय प्रक्रिया का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से असमान तबकों में होता है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके साथ एक तरह का न्याय, और जो दूसरे दबी कुचली जातियों के हैं उनके साथ दूसरे तरह की न्याय प्रक्रिया, उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है जो एनकाउंटर राज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर चला। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं अब दूसरे जो हिस्से हैं समाज के उनकी तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगी कि उनके साथ इस योगी शासन के दौरान किस तरह से मनुवादी सोच और हिंदुत्ववादी सोच के अनुसार काम किया गया है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि पार्लियामेंट के अंदर जब महिला आरक्षण का विधेयक लाया गया और उस समय भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन कर रही थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि योगी हिंदू महासभा के नुमाइंदे के रूप में चुन करके गए थे, तो उन्होंने खुल करके पार्लियामेंट के अंदर महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया था। और उन्होंने कहा था कि ये सब काम महिलाओं का नहीं है, महिलाओं का काम है घर में रहना। अगर महिलाएं घर से निकलेंगी तो समाज बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा और हमारे परिवार बिल्कुल टूट जाएंगे। इसलिए महिलाओं को घर से बाहर निकल करके सार्वजनिक जीवन में किसी भी तरह का स्थान ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये बहुत गलत है। ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से मनुवादी सोच है। तो इसके चलते अभी तो हम लोग सब हाथरस की घटना के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, अंदर से आक्रोशित हैं, लेकिन ये आप मत सोचिए कि ये पहली घटना है जिसमें योगी सरकार की मनुवादी सोच सामने आई है। ये बिल्कुल कतई ऐसा नहीं है।
मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनके सरकार के 3-4 महीनों के बाद मार्च में उनकी सरकार आई और जून के महीने में ही जो हमारे उत्तर प्रदेश की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां और मतलब नवयुवतियां पढ़ती हैं, वहाँ पर जो अब भाजपा की सरकार के आने के बाद आप जानते हैं कि तमाम विश्वविद्यालयों में आरएसएस से संबंधित उपकुलपति वहाँ पर बिठाए गए हैं। इस तरह का काम बीएचयू में भी हुआ और वहाँ पर कई नए नियम आए और मतलब लाइब्रेरी के अंदर 6 बजे के बाद जो छात्राएं हैं वो नहीं जा सकती वगैरह वगैरह। इससे उनके अंदर गुस्सा था और जो वहाँ पर घटना घटी जून में, एक जो छात्रा थी उसके साथ शाम के वक्त गार्ड्स के सामने कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ की और गार्ड्स ने कहा उस लड़की से, उस छात्रा से कि तुम शाम को घूमोगी तो तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होगा। तो उसने जाकर के डीन से शिकायत की, हॉस्टल के वार्डन से शिकायत की और हॉस्टल के वार्डन ने भी इसी तरह का जवाब दिया। इसके खिलाफ दूसरे दिन सुबह 1000 से ज़्यादा छात्राएं हॉस्टल से निकली और उन्होंने यौन उत्पीड़न के खिलाफ, उन्होंने गलत नियम के खिलाफ बीएचयू के फाटक के सामने धरना दिया। उस दिन योगी भी बनारस में थे, मोदी भी बनारस में थे, वो बनारस के सांसद हैं और उन छात्राओं ने कहा कि आप उनको बुलाइए, हम धरना अपना नहीं उठाएंगे, प्रधानमंत्री को बुलाइए, चीफ मिनिस्टर को बुलाइए और हम अपनी बात उनके सामने रखना चाहते हैं। खैर वो तो आए नहीं, उपकुलपति भी नहीं आए और आप ये समझिए कि जैसे ही योगी और मोदी वाराणसी से निकले, उनका हवाई जहाज़ वहाँ से उड़ा, पुलिस ने पूरी बर्बरता के साथ छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज किया और हॉस्टल तक उनको मारते, उनको पीटते हुए उनको दौड़ाया। एक भी महिला पुलिस उनके साथ नहीं थी और मतलब जिस तरह की गालियां छात्राओं को पुलिस वालों ने दी, जिस तरह से उनको पीटा, जिस तरह से उनके बाल को पकड़ करके उनको घसीटा और जिस तरह से हॉस्टल के अंदर घुस करके उनको मारा, ये एक ऐसी घटना है जो कम से कम उत्तर प्रदेश में किसी विश्वविद्यालय में जून 2017 तक नहीं देखी गई थी। ये योगी राज की एक बहुत बड़ी प्रतीकात्मक मिसाल है कि महिलाओं के बारे में, छात्राओं के बारे में, नवयुवतियों के बारे में उनका क्या विचार है, उनका क्या दृष्टिकोण है। आज तक सरकार ने इस घटना के बारे में मतलब किसी तरह की अपनी कोई गलती को नहीं माना है। वहाँ की छात्राएं वो लड़ती रहीं और उन्होंने मतलब कुछ चीज़ों में वहाँ पर सुधार करवाया, लेकिन फिर वो सुधार भी सब मतलब पीछे एक तरह से मतलब उनसे छीन लिए गए और वहाँ की हालत आज भी करीब करीब वैसी है। लेकिन चूंकि उन छात्राओं में बहुत ज़्यादा अब चेतना है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत पैदा हुई है, तो बहुत सारी चीज़ों का वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने उनको बता दिया था जून में 2017 के अंदर कि सरकार का उनकी मांगों के प्रति, यौन उत्पीड़न के सवाल के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति सरकार का क्या रवैया है कि तुमको बोलने का अधिकार नहीं है, तुम महिला हो, तुम नवयुवती हो, तुमको अपने अधिकारों के लिए लड़ने का कोई अधिकार नहीं है और तुम लड़ोगी तो पुरुष पुलिस द्वारा तुम्हारी पिटाई की जाएगी। इसका बिल्कुल मतलब प्रमाण योगी सरकार ने 2017 में ही जून के महीने में दे दिया था और उसके बाद से लेकर के आज तक जो घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक के बाद एक हमारे सामने तमाम प्रमाण आते ही रहते हैं कि इस सरकार की न्याय के बारे में सोच क्या है, न्याय प्रक्रिया को लागू करने का क्या तौर तरीका है और जो पीड़ित समुदाय हैं उनके प्रति क्या उनका रवैया है। आप देखिए, अगर हम अभी जो
हाथरस की घटना है, एक बलात्कार की घटना, एक सामूहिक बलात्कार की घटना, एक दलित लड़की या एक दलित महिला के साथ बलात्कार के साथ साथ हिंसा की घटना, तो क्या ये पहली घटना है उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों के अंदर? नहीं, मतलब शायद गिनना मुश्किल है, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई उसके 4 दिन के बाद एक के बाद एक 3 घटनाएं और हुई। एक घटना गोंडा में, एक घटना भदोई में, एक घटना बुलंदशहर में, और अभी 5 दिन पहले एक घटना कानपुर देहात में। इन सारी घटनाओं में दलित लड़कियों के साथ, दलित बच्चियों के साथ, दलित महिलाओं के साथ अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले हुए हैं। और ज़्यादातर मतलब जो न्याय प्रक्रिया है उसने या तो इन घटनाओं को जब रोका जा सकता था तब हस्तक्षेप नहीं किया, या घटना के घटने के बाद बहुत अलग अलग तरीके से वो न्याय प्रक्रिया पेश आई है। एक मामले में जो जिनके ऊपर आरोप है, आरोपी हैं, वो मुस्लिम हैं और उनके ऊपर रासुका लगाने की तैयारी हो रही है। तो ये एक तरह की न्याय प्रक्रिया है। हाथरस के अंदर आप देख रहे हैं कि जो अपराधी हैं, जो जिनके ऊपर आरोप है, अब पूरी कोशिश की जा रही है कि बलात्कार का आरोप हटाया जाए और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। एक ने तो कहा, एक भाजपा के एक सांसद ने कहा कि उनको तो लगता है कि लड़की की माँ और उसके भाई ने ही हत्या कर दी। ये शुरुआती दिनों में उनका बयान आया था। अब तो खैर इतना विरोध होने के बाद अब बहुत सी चीज़ें साफ हो रही हैं और जो कुछ पुलिस के अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी मतलब अब कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो बचाव की कोशिश थी वो की गई। ये हमें याद रखना चाहिए कि जब अपराधी या आरोपी ठाकुर थे तो उनको बचाने की कोशिश की गई, और जहाँ पर वो मुस्लिम थे उनके ऊपर रासुका लगाने की तैयारी तुरंत शुरू कर दी गई। और अगर हम पिछले 3.5 साल का इतिहास देखते हैं तो यही बात बार बार लगातार हमारे सामने आती है। अगर हम उन्नाव का मामला देखें जिसमें जो भाजपा के विधायक थे सेंगर, जो ठाकुर हैं, ये एक बहुत बड़ा मामला है। इनमें कई चीज़ें स्पष्ट होती हैं। आप जानते हैं कि जो पीड़ित बच्ची थी वो नाबालिग थी और उसकी एफआईआर में बार बार जो विधायक का नाम है उसको दर्ज करने से पुलिस ने इनकार किया। सब ने कहा कि उसका नाम नहीं दर्ज किया जाएगा। और फिर उसके बाद आप लोग जानते हैं कि वो उसके बाप की पिटाई हुई। उसके बाप की इतनी पिटाई जो सेंगर हैं विधायक, उनके भाई ने की कि उनके बाप की मृत्यु हो गई। वो लड़की, उसने अपने आत्महत्या करने की कोशिश की चीफ मिनिस्टर के घर के सामने। उसके बाद बड़ी मुश्किल से एफआईआर में सेंगर का नाम डाला गया लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर जब उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तब जाकर के सेंगर की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसको जेल में भी हर तरह की सुविधा उपलब्ध थी और जेल में उसको पूरी खबर थी कि पीड़ित लड़की और उसका परिवार क्या कर रहा है। इसलिए जब वो घर से निकले दूसरी जगह जाने के लिए तो एक ट्रक द्वारा उनकी गाड़ी के साथ टक्कर मारी गई। उसके परिवार के और लोग मर गए और लड़की करीब करीब मर गई। और उसके बाद फिर वो केस दिल्ली स्थानांतरित हुआ और उसके बाद ही सेंगर को भाजपा ने अपनी पार्टी से निकाला और उसका जो विधायक का पद था वो समाप्त कर दिया गया तब जा कर के। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको मतलब सज़ा दी, या दिल्ली के कोर्ट ने उसको सज़ा दी और सुप्रीम कोर्ट ने उस परिवार को सुरक्षा दी। तो आप देखिए किस हद तक
योगी सरकार जाने को तैयार थी, एक ठाकुर जात के भाजपा के विधायक को बचाने के लिए किस हद तक योगी सरकार जाने के लिए तैयार थी कि मतलब एफआईआर में उसका नाम नहीं दिया जाएगा, उसके बाद जब नाम आएगा तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जबकि लड़की नाबालिग है। उसके बाद जब वो गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको सरकारी मतलब जिसको कहना चाहिए मेहमान की तरह रखा जाएगा, उसको पूरा मौका मिलेगा कि फिर हमला करे वो पीड़ित परिवार के ऊपर। और जब तक दिल्ली मामला स्थानांतरित नहीं हुआ तब तक इस परिवार को सुरक्षा और न्याय से पूरी तरह से वंचित रखा गया। ये है एक मनुवादी सोच, मतलब एक ऊंची जात का अपराधी जो भाजपा का नेता भी है तो और सोने में सुहागा उसके लिए, किस हद तक ये सरकार उसको बचाने के लिए जा सकती है। न्याय प्रक्रिया किस तरह से बिल्कुल अलग तरीके से ऐसे एक अपराधी से पेश आती है। और यहाँ मैं ये भी बात याद दिलाऊं आपको कि अब सीबीआई ने अपने केस को समाप्त करते हुए 4 बड़े अधिकारियों को नामित किया है। उसमें 3 आईपीएस हैं, 1 आईएएस है, 3 उनमें से ठाकुर जात के हैं, जो उनमें एक डीएम है जो उस समय उन्नाव की डीएम थी, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अधिकारी थी उस ज़िले की। उनके खिलाफ सीबीआई ने कहा है कि इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इन्होंने मतलब अपराध के हद तक कर्तव्य का पालन नहीं किया और उत्तर प्रदेश की सरकार को उन्हें दंडित करना चाहिए। ये 8 सितंबर को बात सीबीआई ने कहा और करीब करीब 1 महीने के बाद तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया इस मामले में। परसों उन्होंने कहा है कि जो डीएम थी अदिति सिंह, उनके व्यवहार की हमने जांच की है और उनको बिल्कुल निर्दोष पाया है। मतलब सीबीआई कह रहा है इन्होंने उस बच्ची की एफआईआर को दर्ज होने नहीं दिया, हस्तक्षेप करके उसको बचाया नहीं, जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उसको बचाने के लिए कह रही है कि नहीं, हमने जांच कर ली है, वो पूरी तरह से निर्दोष है और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये क्या हमको बताता है? ये है मनुवाद। भाइयों और बहनों, ये है मनुस्मृति को लागू करने का एक बहुत बड़ा उदाहरण कि आपकी जात क्या है, आप किस जात में आपका जन्म हुआ। अगर आप एक उच्च जात के हो तो आपको मतलब बचाया भी जाएगा, आपको दंडित भी नहीं किया जाएगा, आपकी सुरक्षा की पूरी कोशिश की जाएगी और आपके बचाने वालों को भी पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये उन्नाव का जो मामला है ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए आज जब ये हाथरस के मामले में हम लोग अपना विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं, जब आज हम लोग आक्रोशित हो रहे हैं, तो हमको उसका संदर्भ भी देखना चाहिए कि ये संदर्भ क्या है, ये घटनाएं क्यों घट रही हैं। क्योंकि योगी सरकार ने एक बहुत मजबूत संदेश समाज के अंदर दिया है कि अगर आप ऊंची जात के हो और अगर आप नीची जात के लोगों के साथ या महिलाओं के साथ अपराध करते हो तो आपके साथ नरम व्यवहार किया जाएगा, आपको बचाने की कोशिश सरकार करेगी। ये पुलिस के लिए भी है कि अगर आप एनकाउंटर करते हो मुसलमानों का, अगर आप एनकाउंटर करते हो दलितों का और पिछड़ों का, तो आपको बचाया जाएगा, आपको बिल्कुल दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन और 2 उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि तिवारी नामक व्यक्ति की हत्या की गई तो उसके परिवार को मुआवजा मिला, हम इसका समर्थन करते, अच्छा है, बाकियों को भी दीजिए। लेकिन और उसको ये मारने वाले लोगों, पुलिस वालों को पुलिस से निकाल करके जेल भेजा गया। लेकिन इसी के साथ आप एक दूसरा उदाहरण देखिए कि एक पुलिस का
इंस्पेक्टर था सुबोध सिंह, और उसने हस्तक्षेप किया एक मामले में जिसमें सरकार से जुड़े हुए लोग जो बजरंग दल के हैं, जो भाजपा के हैं, जो आरएसएस के हैं, उन्होंने गाय की मौत का एक मामला लेकर के एक पूरा दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की। और सुबोध सिंह ने, जो इंस्पेक्टर था उस थाने का, उस इलाके का, उसने हस्तक्षेप करके अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी कि मतलब जिनके ऊपर हमला ये संघ परिवार से जुड़े हुए लोग कर रहे थे उनको बचाया जाए, न्याय हो। और इसके साथ साथ क्योंकि एक इज्तिमा हो रहा था आसपास, तो उन्होंने ये संदेश भी भेज दिया कि इज्तिमा में भाग लेने वाले लोगों को दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, अगर वो इस रास्ते से आते तो पता नहीं कितने लोग उस दिन मरते। और चूंकि उसने इस तरह का हस्तक्षेप किया, इसलिए उसकी बहुत ही निर्मम, बहुत ही बर्बर हत्या संघ परिवार से जुड़े हुए उन दंगाइयों ने किया, जो वहाँ पर उन मतलब गाय के शव को लेकर के दंगा भड़का रहे थे। उन्होंने उसको बहुत ही निर्मम तरीके से मारा, उसके मतलब हाथ को, उनकी उंगलियों को काटा, उसके सर को काटा निर्मम तरीके से। लेकिन सरकार ने उन लोगों को, एक तरह से सरकार से जुड़े हुए लोगों ने, उस इलाके के भाजपा के नेताओं ने उन लोगों का हार माला से स्वागत किया, नाम के वास्ते उनको जेल भेजा गया। बहुत जल्दी वो ज़मानत पर छूटे, कोई उनके ऊपर मतलब कार्रवाई अब नहीं हो रही है। और जब वो जेल से छूटे तो एक पुलिस वाले की निर्मम हत्या करने वालों का हार माला और बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे पुलिस वाले को मारा था जो दंगे को रोक रहा था, जो सरकार के एजेंडे में एक रोड़ा बन करके उस एजेंडे को आगे बढ़ने से रोक रहा था। इसलिए उसको जो सज़ा मिली, जो सरकार से जुड़े हुए लोगों ने सज़ा दी, उसका एक तरह से सरकार ने साथ दिया, उसका एक तरह से स्वागत किया। और उस सुबोध सिंह को मारने वालों के साथ क्या व्यवहार किया, जैसे कि किसी हीरो के साथ व्यवहार किया जाता है, उनका स्वागत किया गया, बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि आप केवल ये इन घटनाओं को इस रूप में मत देखिए कि अरे बहुत बुरा हो रहा है, ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। एक बहुत सोचे समझे तरीके से एक उद्देश्य की तरफ एक सरकार आगे बढ़ रही है, और उस उद्देश्य पर पहुंचने के बाद वो सरकार समाज के किसी भी हिस्से के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रहने देगी। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कुछ लोग ख़ास निशाने पर हैं, वो तो दिखाई दे रहा है सबको, जो अल्पसंख्यक है वो ख़ास निशाने पर हैं। आज सरकार के आंकड़े हैं कि जितने लोगों पर एनएसए रासुका लगाई गई है, आधे से ज़्यादा मुसलमान हैं, और कहीं न कहीं गौकशी से संबंधित मामलों से ही उनके ऊपर एनएसए लगाई गई है। 4000 लोगों को बंद किया गया है गाय के व्यापार या गाय की चोरी या गाय को मारने के मामलों में 4000 लोगों को जेलों में बंद किया गया है, उनके ऊपर केस लगा करके। अभी कुछ लोग छूटे हैं क्योंकि पूरी तरह से वो केस निराधार पाए गए। तो ये तो है, अल्पसंख्यक खास निशाने पर हैं, और चूंकि बाकी लोगों को दिखाई दे रहा कि अल्पसंख्यक विशेष निशाने पर है, तो बाकी लोग समझते हैं एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते कि चलिए ये इतना बुरा नहीं है, चलिए हो सकता है ये ठीक ही है, और हम लोग तो बचे रहेंगे। इसलिए आपने देखा कि कितना बड़ा मतलब अपराध उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, जो कफील खान के साथ किया, डॉक्टर कफील खान।
जो योगी के ही गृह जनपद के डॉक्टर हैं, गोरखपुर के ही हैं। सबसे पहले वो सामने आए जब उन्होंने जो बच्चे ऑक्सीजन की कमी के चलते जो जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस के मरीज़ बच्चे थे, छोटे छोटे शिशु, जब वो मरे तो उन्होंने मतलब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बहुत कुछ किया। उनकी बहुत वाहवाही हुई और फिर उनको अपराधी घोषित करके उनके ऊपर एनएसए लगा करके पहली बार उनको जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको छुड़वाया। उसके बाद जब ये सीए को लेकर के प्रोटेस्ट होने लगे तो इन्होंने भी 2-3 जगह भाषण दिया और एक बार फिर पिछले साल इनको जब इन्होंने भाषण दिया तो इनको गिरफ्तार किया गया और जनवरी के महीने में इनके ऊपर मतलब एनएसए रासुका फिर से लगा दी गई कि ये देशद्रोही हैं और ये भड़काने वाला भाषण दे रहे थे और इनके भाषण से देश की एकता और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंच रहा था। लेकिन अभी 1 महीने पहले जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, उसके चीफ जस्टिस और एक अन्य न्यायाधीश ने बहुत स्पष्ट फैसला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने डॉक्टर कफील खान का पूरा भाषण सुना, उन्होंने देश के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। वो तो देश की एकता की बात कर रहे हैं, वो तो देश सेवा की बात कर रहे हैं, नागरिकता की बात कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। इसलिए उनको तत्काल फौरन जेल से छोड़ा जाए, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। तो कितना बड़ा अपराध उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया कि एक बिल्कुल निर्दोष डॉक्टर को बहुत संगीन दफाओं में गिरफ्तार करके उसके ऊपर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगा करके उसके ऊपर रासुका तामील की। ये फिर एक उदाहरण है हमारे उत्तर प्रदेश में जो न्याय प्रक्रिया काम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमको भूलना नहीं चाहिए कि पिछले साल दिसंबर के बाद जब सीएए के ख़िलाफ़, एनआरसी के ख़िलाफ़ तमाम ये विरोध प्रदर्शन हुए तो निहत्ते अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों पर 20 दिसंबर को फायरिंग 6-7 ज़िलों में हुई और करीब 23 नौजवानों को मौत के घाट उतारा गया, उनको मार दिया गया। और इसको लेकर के एक बार फिर समाज के अंदर धार्मिक ध्रुवीकरण को तेज़ किया गया। हालांकि ये बात स्पष्ट है कि जिन लोगों के ऊपर गोली चलाई गई, जिनको वो कह रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक उपद्रवी थे, लेकिन एक भी किसी की दुकान नहीं तोड़ी गई, एक भी किसी बहुसंख्यक समाज के नागरिक के ऊपर पत्थर नहीं चला, कोई घायल नहीं हुआ, किसी पुलिस वाले को भी कहीं घायल नहीं दिखाया गया। लेकिन 23 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, कई लोगों को बहुत बुरी तरह से घायल भी किया गया और एक माहौल भी पूरा बनाया गया कि ये अल्पसंख्यक की तरफ से एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी कोशिश थी पूरी तरह से समाज को मतलब समाज के अंदर उथल पुथल पैदा करने की और पूरे समाज के अंदर कानून व्यवस्था को बिल्कुल चौपट करने की। और 23 नौजवान मौत के घाट उतारे गए। पहले तो सरकार यहाँ तक कह रही थी कि पुलिस की गोली से एक भी नहीं मरा, लेकिन बाद में जांच में जो सच्चाई है वो सामने आई। तो ये जो धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश है, ये लगातार सरकार की तरफ से चल रही है। सीएए, एनआरसी के ख़िलाफ़ जो ये एक प्रदर्शन हुए, उसके बाद जो महिलाओं के धरने शुरू हो गए शाहीन बाग के तर्ज पर, उन पर भी कई जगह सरकार ने हमला किया, महिलाओं को भी पीटा और इस ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को और तेज़ किया। और फिर इसके बाद जब ये कोरोना काल शुरू हुआ तब वो तबलीगी जमात की बात को लेकर के, आपको मालूम है जैसे देश भर में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, जैसे यही कोरोना के लिए ज़िम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत
तीखे तरीके से ये अभियान चला और इस अभियान से निश्चित रूप से धार्मिक ध्रुवीकरण तेज हुआ है, तीखा हुआ है। अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यक समाज के एक बड़े हिस्से में घृणा पैदा हुई है। लेकिन आज समाज के हर हिस्से को समझने की ज़रूरत है कि इस ध्रुवीकरण से सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है। इस ध्रुवीकरण के चलते ये है बड़ा सवाल। इस ध्रुवीकरण के चलते उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार अपने मनोवादी एजेंडे को लागू करने की कोशिश कर रही है। हिंदुत्ववादी समाज संरचना की तरफ आगे बढ़ रही है। मनोवादी न्याय प्रक्रिया को पूरी तरह से लागू करने की कोशिश कर रही है और इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा? इसका परिणाम समाज के बहुत बड़े हिस्से को भुगतना पड़ेगा और भुगत रहे हैं, क्योंकि ये जो इनका मनोवादी एजेंडा है, इसमें पहली बात तो ये है कि जन्म पर आधारित असमानता और भी ज़्यादा मजबूत होगी और जो सबसे ज़्यादा असमान लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा न्याय से वंचित रखा जाएगा। तो शब्बीरपुर में जो दलितों पर हमला हुआ, ये तो शुरुआत थी। उसके बाद 2018 में जब भारत बंद हुआ था, SC/ST एक्ट को निष्प्रभावी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो उत्तर प्रदेश में भी ज़बरदस्त हमला दलितों के ऊपर हुआ। 2 दलित उसी दिन मार डाले गए, 2 तारीख को। उसके बाद एक लड़का जिसका नाम फेसबुक पर डाला गया कि ये लिस्ट है दलितों की कि इनको मारा जाएगा, वो मारा गया और बहुत बड़ी संख्या में दलितों को जेलों में ठूसा गया, उनके हाथ पैर तोड़ करके उनको ठूसा गया। और आप समझ लीजिए कि जो नाबालिग दलित बच्चे थे, 11 साल के, 12 साल के, 14 साल के, ख़ास तौर से मेरठ ज़िले में, उनको भी उठा करके जेलों के अंदर ठूसा गया। और उनके माँ से कुछ पत्रकारों ने पूछा क्या हुआ फिर? उन्होंने कहा जब हम थाने जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं अरे तुम लोगों ने बहुत दिनों मौज की, अब तुम समझो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो जो मनोवादी दृष्टिकोण है उसका असर समाज के बहुत हिस्सों को भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से ध्रुवीकरण करके हमला अल्पसंख्यकों के अलावा दलितों पर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। वो 2 अप्रैल को हमने देखा, वो शब्बीरपुर पे हमने देखा, वो लगातार दलित महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के चलते हम देख रहे हैं। जनवरी के महीने में कानपुर देहात का जो ज़िला है उसमें एक मंगटा गांव है, उसमें भी ठाकुरों ने ज़बरदस्त हमला वहाँ के दलितों के ऊपर किया, क्योंकि उन्होंने अपने समाज की तरफ से एक भीम गाथा का मतलब आयोजन किया था। डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी को, जैसे कि रामचरितमानस का कार्यक्रम होता है, उस तरह से उन्होंने भीम गाथा का कार्यक्रम अपने गांव में रखा और उसकी सज़ा वहाँ के ठाकुरों ने उनको जनवरी के महीने में दी। उनको मारा, महिलाओं को मारा, उनके हाथ पैर टूटे और एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम उस 4.5 साल का बच्चा अक्षय, 4.5 साल का बच्चा अक्षय, जो रोज़ सुबह अपने गांव में घूम घूम करके जय भीम करता था, उसके हाथ को लाठियों से मार मार करके उसके हाथ को मारा, तोड़ दिया और कहा कि अब बोलो जय भीम।
अब हाथ उठा करके बोलो जय भीम। इस तरह से उस 4.5 साल के बच्चे के हाथ को तोड़ा गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, अस्पताल में जब हम लोग मिलने गए तो उस बच्चे का हाथ प्लास्टर में था और उसने अपना वो हाथ धीरे से उठा करके कहा जय भीम। तो ये जो हमले हुए ये क्यों हुए? अगर अल्पसंख्यक उनके निशाने पर है तो फिर दलितों पर इस तरह के क्रूर और निर्मम हमले क्यों? अगर केवल अल्पसंख्यक उनके निशाने पर है जैसा कि वो कहते हैं, तो फिर महिलाओं पर ये हमले क्यों? महिलाओं के अधिकार असुरक्षित क्यों? महिलाओं को न्याय प्रक्रिया से क्यों वंचित रखा जा रहा है? चाहे वो उन्नाव की वो बलात्कार की शिकार महिला हो, चाहे वो शाहजहांपुर में जो भाजपा के और एक बड़े नेता हैं, वो भी ठाकुर जात के हैं, चिन्मय आनंद, जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप है, तो उनके ऊपर जो आरोप लगाने वाली पीड़िता है उसको फिर न्याय की प्रक्रिया से क्यों वंचित रखा जा रहा है अगर अल्पसंख्यक ही निशाने पर हैं? श्रम कानूनों में क्यों परिवर्तन किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। पूरे देश के अंदर कई सरकारों ने कोरोना का फायदा उठा करके श्रम कानूनों को कमज़ोर करने की कोशिश की। केंद्र सरकार ने भी अभी हाल में पार्लियामेंट के अंदर श्रम कानूनों को कई तरह से संशोधित करके उनको निष्प्रभावी बनाया है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया वो तो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त था। एक तरह से उन्होंने श्रम कानूनों को ख़त्म ही करने का काम किया और कहा कि अब नए उद्योगों में श्रम कानून लागू होंगे ही नहीं। इस तरह का उन्होंने कानून बनाने की कोशिश की। वो तो ये जब उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस तरह से काम करने का मतलब है कि आप गैर कानूनी काम करोगे, तो उन्होंने अपने हाथ को थोड़ा सा रोका। लेकिन उनकी नीयत बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल 8 घंटे का काम वो 12 घंटा नहीं करना चाहते हैं, बल्कि तमाम उद्योगों में तमाम श्रम कानूनों को पूरी तरह से हटा करके मजदूरों को बिल्कुल असुरक्षित रखना चाहते हैं। जो महिलाओं के लिए हेल्पलाइन बनी है, जो बहुत अच्छा काम कर रही थी, और वो हेल्पलाइन में 300-400 महिलाओं को काम मिला हुआ था अलग अलग ज़िलों में, और वो हस्तक्षेप करके महिला हिंसा के मामलों में बहुत अच्छा काम कर रही थी। हस्तक्षेप करके वो पूरा बंद कर दिया गया है। तो ये सब क्या बताता है हमको कि ध्रुवीकरण तो वो पैदा कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर ज़बरदस्त हमले कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ और है, उनका उद्देश्य कुछ और है। उनका उद्देश्य है, योगी सरकार का उद्देश्य है मनुवादी न्याय प्रक्रिया को लागू करना, हिंदुत्ववादी समाज की संरचना करना, और वो एक ऐसा समाज होगा, वो एक ऐसी न्याय प्रक्रिया होगी जिसके अंतर्गत दलित, पिछड़े, महिलाएं, कामकाजी लोग, किसान, मजदूर सब के सब अपने अधिकारों से पूरी तरह से वंचित कर दिए जाएंगे। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि ये जो उनकी नीतियां हैं, ये नीतियां अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं हैं। उनकी नीतियां बहुसंख्यक समाज के अधिकारों को पूरी तरह से ख़त्म करने की नीतियां हैं। और जब मैं बहुसंख्यक कहती हूँ तो मेरा मतलब किसी धार्मिक बहुसंख्यक समाज से नहीं, बल्कि पूरे के पूरे संपूर्ण समाज के बहुसंख्यक हिस्से, यानी बहुत बड़ी बहुमत के हिस्से के खिलाफ उनकी नीतियां हैं। उस बहुत बड़ी बहुमत को हमेशा हमेशा के लिए उनके तमाम मूलभूत अधिकारों से वंचित करने के लिए वो काम कर रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा उदाहरण पूरे देश को कुछ ही दिनों पहले देखने को मिला, जब ये हाथरस में इस दलित
परिवार के साथ जो अमानवीय व्यवहार सरकार की तरफ से हुआ है, जब इसको पूरे देश ने देखा तो आंखें सबकी खुल जानी चाहिए कि आखिर ये क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक 19 साल की गरीब दलित लड़की अपनी माँ के साथ खेत में चारा काटने जाती है। उस गांव के सब लोग जानते हैं इन लड़कों को, इनका इतिहास है छेड़खानी का, गुंडागर्दी का, ये गिरफ्तार भी पहले हो चुके हैं। वो उसको घसीट करके ले जाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद उसकी माँ अपनी बेटी की लाश को देखती है। वो कहती है वो निर्वस्त्र थी, उसके पूरे बदन पर घाव थे, उसके गुप्तांगों से खून निकल रहा था, उसकी आंख निकली हुई थी और उसकी ज़बान भी कटी हुई थी। इस हालत में वो उस अपनी लड़की को देखती है, वो जिंदा है, वो एक नाम भी लेती है जिसने उसके साथ ये घृणित काम किया उसका। और उसके भाई और उसकी माँ उसको थाने ले जाते हैं। थाने के बाहर वो ज़मीन पर पड़ी हुई है और थाने के लोग कह रहे हैं अरे तुम लोग तो बहुत नाटक करते हो, चले जाओ। मतलब 24 घंटे तक वो शिकायत भी नहीं दर्ज करते हैं। और उसके बाद जब गांव में हल्ला मचने लगता है तब उसको अलीगढ़ के अस्पताल भेजते हैं और वहाँ पर मतलब उसका बयान होता है 164 में और उन 4 लड़कों के नाम सामने आते हैं। जैसा कि उसके घर के लोग बता रहे हैं कि वो जो लड़की है वो कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है और ये सारा मामला बिल्कुल साफ हो जाता है। 307 का मुकदमा SC/ST एक्ट भी उन 4 लड़कों के खिलाफ लगता है। फिर वो दम तोड़ती है दिल्ली के अंदर और फिर वो 307 302 हो जाता है, लेकिन 376 का मुकदमा नहीं लगता है। ये कहा जाता है कि बलात्कार नहीं हुआ और पुलिस वाले कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं, क्या सबूत है उनके पास, लेकिन कह रहे हैं। एक कह रहा है, दूसरा कह रहा है। और फिर मतलब जो बर्बरता होती है, जो बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता था कि आखिर एक लड़की जिसके साथ इस तरह की हिंसा हुई, इस तरह की उसकी मौत हुई, न जीवन में उसको सम्मान मिलता है, न मरने के बाद उसको सम्मान मिलता है, न उसके जीते जी उसके परिवार को न्याय मिलता है, न उसके मरने के बाद उनको किसी प्रकार का न्याय मिलता है। मतलब जो न्यूनतम चीज़ होती है कि वो अपनी बच्ची का दाह संस्कार करे, वो अपनी बच्ची के शरीर को मतलब धो करके उसको साफ कपड़ों में लपेट करके उनका जो रीति है, उनके जो रिवाज हैं, उसके हिसाब से उसका दाह संस्कार करें, ये भी अधिकार उनसे छीन लिया जाता है। इसका मतलब क्या है? ये सरकार कह रही है कि इन लोगों को तो किसी तरह के अधिकारों का अधिकार ही नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, जहां पर इनका जन्म हुआ है, हम जिस कानून व्यवस्था को मानते हैं उसमें तो इनके कोई अधिकार है ही नहीं। एक तरह से सरकार इस बात का प्रदर्शन कर रही थी कि जो एक न्यूनतम अधिकार एक परिवार का होता है, अपने किसी परिजन के दाह संस्कार करने का, उसको भी इस परिवार से छीना गया। झूठ बोल करके उस बच्ची के लाश पर कब्जा करके पुलिस जा करके और जो अपने आप को एक हिंदू समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में पेश कर रहे हैं इस सरकार में बैठे हुए लोग, वो हिंदू संस्कारों का बिल्कुल उल्लंघन करके आधी रात में चोरी से उस बच्ची का दाह संस्कार करते हैं, उसके लाश को जलाते हैं। तो ये सारी बातें जो हमारे पूरे देश के सामने, पूरे समाज के सामने आई हैं, लोगों की आंखें खुली हैं, लेकिन किस हद तक खुली हैं? अगर केवल इस हद तक खुली हैं कि उनको लगता है कि ये एक बहुत निर्मम सरकार है,
एक महिला विरोधी सरकार है, एक दलित विरोधी सरकार है, तो ये काफ़ी नहीं है। इस सरकार के उद्देश्य और इस सरकार के चरित्र को पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि इसका लक्ष्य है एक हिंदुत्ववादी समाज का सृजन। इसका लक्ष्य है एक मनुस्मृति पर आधारित न्याय प्रक्रिया को लागू करना, ये उसका लक्ष्य है। और ये जो कुछ आप देख रहे हैं, ये इसका प्रमाण है कि इस सरकार का लक्ष्य क्या है। और इसको समझने के बाद आप समझिए और दूसरों को समझाइए कि इसके दुष्परिणाम अल्पसंख्यकों को ही नहीं भुगतना होगा, इसके दुष्परिणामों को संपूर्ण समाज के बहुत बड़े बहुमत को भुगतना पड़ेगा, जो धीरे धीरे अपने सारे अधिकारों को खोते चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा, अगर हमने खड़े होकर के इसका विरोध नहीं किया, एक समय ऐसा आएगा जब हमारा संविधान पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह मनुस्मृति को लागू कर दिया जाएगा। आप याद करिए कि कल 2 अक्टूबर के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी गांधी जी की मूर्ति पर लोगों को खड़ा होकर के गांधी जी के सामने उस हाथरस की बेटी के पक्ष में अपने विरोध को व्यक्त करने का मौका नहीं दिया गया। जहां भी लोग गांधी जी की मूर्ति की तरफ आगे बढ़े, उनको मारा गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको हटाया गया। ऐसा लग रहा था कि सरकार कह रही है अब ये गांधी का देश नहीं, ये गोडसे का देश है। तो भाइयों और बहनों, हमको कहना होगा ये गांधी का देश है, ये गोडसे का देश कभी बन नहीं सकता। ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर चलने वाला देश है। इसको मनुस्मृति के आधार पर कभी हम चलने नहीं देंगे। मनोवादी विचारधारा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हिंदुत्ववादी समाज सृजन की तरफ जो लोग बढ़ रहे हैं, हम उनके कदमों को रोकेंगे और कभी भी उस तरह के समाज का सृजन हम अपने देश में होने नहीं देंगे। हम अपने अधिकारों को बचाएंगे, हम समानता के सिद्धांत के लिए लड़ेंगे और जिस तरह की असमानता वो एक बार फिर इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं, उसको हम कभी भी होने नहीं देंगे। अब समय आ गया है कि हम सब खड़े होकर के ऐसा बोलें और सिर्फ बोले ही नहीं, बल्कि इनके कदमों को रोकने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाएं और तमाम उन हिस्सों को अपने साथ जोड़ें जो उनके उद्देश्य की पूर्ति के निशाने पर रहेंगे। उनके उद्देश्य की पूर्ति का मतलब है इन तमाम हिस्सों के अधिकारों का हनन। ये जब सोच, ये जब समझ समाज के अंदर व्याप्त होगी, तब वो ताकत खड़ी होगी जो इनके आगे बढ़ते हुए कदमों को निश्चित रूप से रोकेगी। संविधान की जीत होगी, समानता की जीत होगी। इसकी हमें तैयारी करनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।